अगले 3 मिनट के बाद हम लाइव जाएंगे। जो भी लोग इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं या आ चुके हैं, उनमें से कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ये बताएं कि क्या उन्हें मेरी स्क्रीन या जो बैनर अभी दिख रहा होगा वो बैनर ठीक से दिख रहा है या नहीं, और साथ ही मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है या नहीं। केवल कमेंट बॉक्स में चैट में टाइप करें कि क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। क्योंकि अभी मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, एक बैनर दिख रहा है, लेकिन मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है? हेलो बबीता, हेलो अमित, निशित यागी, बबीता शर्मा, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू रूबी। अ, मैं सेशन बस अगले 1 मिनट में स्टार्ट करूंगा, तब तक वेट कर रहा हूँ, सेटिंग्स कर रहा हूँ, जिससे कि आसानी से आप लोगों तक पहुंच पाऊँ। आशा है कि आप लोग यूनिट 3 को पढ़कर आए होंगे। हमने जहां अपनी बात समाप्त की थी। ओके, नरेश कह रहे हैं वॉइस इज क्लियर, रश्मिता कह रही हैं हेलो सर, द साउंड इज नॉट ऑडिबल, प्लीज check your system. Shubha Gokhale ma'am, thank you very much, you are audible, thanks a lot for your message. Actually I just put a banner so that my screen setting should not distract the learners. The moment I will get at least banner is visible and sound is clear. Thank you Jitendra Naik, thank you very much. So मैं पावर पॉइंट मेरा इंग्लिश में रहेगा, लेकिन बाइलिंगुअल जैसा कि हम लोग रोज बात करते हैं, हम उसी तरह से बाइलिंगुअल बातचीत करेंगे, ताकि हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम के विद्यार्थियों से हमारा बात हो सके। आपके जो भी सवाल हैं आप लोग लगातार चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे। स्टडी मटेरियल इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डोंट वरी, आई एम हियर टू गिव यू सम एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आपको शायद स्टडी मटेरियल जब दोबारा पढ़ेंगे तो थोड़ी और आसानी होगी। और स्टडी मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, तो अगर किसी एक भाषा में पढ़ने में दिक्कत है तो आप दूसरी भाषा में भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों के मैसेज मुझ तक आ गए हैं कि आवाज़ पहुंच रही है, और अब मैं बिना किसी देरी के अपनी बात शुरू करता हूँ। जैसे ही मेरी स्लाइड आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद मैं बात शुरू कर दूंगा। ट्रांजिशन मोड में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से मैं ये कर रहा हूँ, तो फेसबुक उस सॉफ्टवेयर से जब स्ट्रीम लेता है तो थोड़ा सा डिले होता है, 2-3 मिनट का। मैं उसी डिले का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो डिले समाप्त होगा मैं अपनी बात शुरू कर दूँगा। जी, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों के मैसेज आ रहे हैं और आप लोग सब बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। सो विद इन फ्यू सेकेंड्स आई विल स्टार्ट डिस्कशन। बहुत जल्द ही मैं चर्चा शुरू कर दूंगा। मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि बैनर चेंज हो रहा है या नहीं।
जी, तो अब बैनर चेंज होने वाला है और शायद बैनर चेंज हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। स्क्रीन चेंज होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, बस 2 मिनट का इंतजार करिए। तब तक आपके और साथी भी आपके साथ जुड़ेंगे। अभी लगभग मैं देख पा रहा हूँ 59 लोग, 59 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। 58 के आसपास नंबर हो गया है। सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट। यस, आई विल ट्राई टू बी लाउड, डोंट वरी। मेरी आवाज़ वैसे भी बहुत तेज़ है, थोड़ा सा सेटिंग का प्रॉब्लम है और आप लोगों तक जो सेटिंग पहुंच रही है वो थोड़ा अलग तरह से पहुंच रही है, इसलिए मैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कम से कम डिस्टर्बेंस हो। यस श्योर। सो अभी हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं क्योंकि अब कोई डिस्टरबेंस बीच में नहीं होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस टॉपिक का शीर्षक है लर्निंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, या ज्ञान के निर्माण हेतु अधिगम। यदि हम अपने पिछले शनिवार को हमने जो चर्चा की थी वहां बात करें तो उस चर्चा में हम बहुत सारे अप्रोचेस टू लर्निंग की बात हमने की थी, जहां हमने कॉग्निटिव अप्रोच की बात की थी, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच की बात की थी, और वहां से हम कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़कर आए थे। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म को समझने के लिए हमें उन सब लोगों की बातों को समझना होगा जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी में, कंस्ट्रक्टिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी में, या संरचनावाद का एक अधिगम के रूप में कैसे संरचनावाद में अधिगम हो सकता है, इस पर अपनी बात रखी है। तो जब हम ज्ञान के निर्माण हेतु अधिगम की बात करते हैं तो हमारा पहला शब्द ही है ज्ञान के निर्माण हेतु अधिगम। ये दर्शन, यह शिक्षण शास्त्रीय विचार यह कहता है कि कक्षाओं में ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता, कक्षाओं में ज्ञान का निर्माण होता है। हम एक शिक्षक के तौर पर अपने विद्यार्थियों को केवल अवसर उपलब्ध कराते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनके समक्ष परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। उन परिस्थितियों के अन्वेषण द्वारा, उन हमारी सहायता के द्वारा विद्यार्थी अपने अनुभवों को ग्रहण करता है, अपने अनुभवों का निर्माण करता है, उनका विश्लेषण करता है और उससे अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो जब हम ज्ञान के निर्माण के लिए अधिगम की बात कर रहे हैं तब हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अभी भी है और जो 2005 में आई थी, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि देयर इज ए नीड टू रिकॉग्नाइज द चाइल्ड एज नेचुरल लर्नर एंड नॉलेज एज द आउटकम ऑफ चाइल्ड्स ओन एक्टिविटी। हमें ये समझने की, हमें ये जानने की आवश्यकता है, हमें ये पहचानने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी एक प्राकृतिक अध्येता है, अर्थात उसकी प्रकृति में है सीखना। हर बच्चे की प्रकृति में सीखना है, वो अपने आप सीखता है और जब वह सीखने के लिए प्रयास करता है तब उन प्रयासों के माध्यम से वह सीखता है। इसलिए हमारा
हमें इस बात पर बल देना चाहिए कि हम एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट डेवलप कर सकें जहां बच्चे खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें, अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें और एक सक्रिय अध्येता के रूप में, एक एक्टिव लर्नर के रूप में अपना योगदान कर सकें। जो ये सक्रिय अध्येता और अपने ज्ञान के निर्माण की बात है, ये सारी बातें निकली हैं कहां से? कंस्ट्रक्टिविज्म से, जिसको हम हिंदी में रचनावाद कहते हैं। पिछले प्रेजेंटेशन में कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि सर जो भी टेक्निकल टर्म आप यूज करें उसकी हिंदी साथ में रखें, तो मैंने कोशिश की है कि उसकी जो हिंदी है उसको मैं यहाँ पर रख सकूं ताकि आपको उनको समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, रचनावाद की बात करते हैं, तो पहली बात तो हमें यह समझनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टिविज्म कोई एक थ्योरी ऑफ लर्निंग नहीं है, अधिगम का कोई एक सिद्धांत कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं है। कंस्ट्रक्टिविज्म में अधिगम के व्याख्या के बहुत सारे विचारों का समावेश किया गया है। आप पियाजे का नाम लीजिए, आप vygotsky का नाम लीजिए, आप नोवक का नाम लीजिए, बल्कि कुछ लोग तो डीवी को भी इस विचारधारा में योगदान करता मानते हैं। हालांकि डीवी के समय में कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द का अभ्युदय नहीं हुआ था। डीवी के समय कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द प्रचलन में नहीं था, शब्द बाद में आया, परंतु कंस्ट्रक्टिविज्म में जो कहा गया है वो आपको भारतीय शास्त्रों में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है और पुराने अन्य शिक्षाविदों के विचारों में भी देखने को मिलता है। ये अप्रोच जो ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिविस्ट अप्रोच है, जैसे बिहेवियरिज्म है या पहले फैकल्टी थियरी थी, उनकी कॉन्ट्रेरी है, उनकी विरोधी है। और उनकी विरोधी वो इसलिए है क्योंकि ये मानती है कि नॉलेज इज ए फंक्शन ऑफ हाउ द इंडिविजुअल क्रिएट्स मीनिंग फ्रॉम हिज और हर ओन एक्सपीरियंसेस। एंड यू विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड नाउ। मैं एक बार देख लेता हूं कि कुछ सुधार हुआ है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, जी, अभी आप तक मेरी बात ठीक से पहुंच रही है? अभी भी आवाज क्लियर आ रही है? अभी ठीक आ रही है? ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग अगेन। सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि नॉलेज इज एन एक्टिव मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, अर्थात ज्ञान अर्थ निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां विद्यार्थी अपने अर्थों का स्वयं निर्माण करते हैं। किसी भी परिस्थिति में आप अपने लर्नर को भेजिए, किसी भी परिस्थिति में आप अपने लर्नर को भेजिए, आप देखेंगे कि उस परिस्थिति, उस सिचुएशन के बारे में लर्नर के अपने विचार होते हैं, जो कई बार कंप्लीट हो सकते हैं, कई बार वो कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, वो इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। ऐसे में भले ही उनके विचार इनकम्प्लीट हों, लेकिन वो अपने विचारों के आधार पर अर्थ निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। और इसमें जो लर्नर का अपना सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड है, उसका जो अपना सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उसका उसके विचारों पर बहुत प्रभाव होता है। एक ही विषय जो अध्यापक पढ़ाता है, उस कक्षा में यदि ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी हैं, यदि शहरी क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थी हैं, तो दोनों परिवेशों के विद्यार्थियों की समझ अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु को लेकर अलग अलग हो सकती है। दूर क्यों जाते हैं, मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, आप में से कुछ अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो सकते हैं, आप में से कुछ लोगों की समझ मेरी बातें सुनकर विकसित हो सकती है, कुछ लोगों की समझ मेरी स्लाइड्स को देखकर विकसित हो सकती है, लेकिन समझ आप विकसित कर रहे हैं। क्योंकि अरविंदो ने कहा था, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं थे, लेकिन उनकी एक लाइन मैं हमेशा कोट करता हूं, कहते थे नथिंग कैन बी टॉट, एवरीथिंग कैन बी लर्न। कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, सब कुछ सीखा जा सकता है। तो सीखने वाला सीखता है, सीखने वाला सीखता है,
और सीखने वाला सीखता है अपने सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड में। लर्नर्स जब इंटरेक्शन करते हैं दूसरों के साथ, अध्यापकों के साथ, माता पिता के साथ, समाज के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, जब उनका इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, वह जब चीजों को देखते हैं, परसीव करते हैं और उनका अनुभव करते हैं, तो इंटरेक्शन, परसेप्शन और एक्सपीरियंस, अंतःक्रिया, अवलोकन और अनुभव, इनके आधार पर वे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। आज मैं बहुत सारे कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडियाज पर बात करूंगा। आप यहाँ कुछ चित्र देख सकते हैं, यहाँ डीबी है, यहाँ विगोत्स्की है, यहाँ पर नोवॉक है, ब्रूनर है, पियाजे है। इन सब लोगों का कहीं ना कुछ योगदान रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म को एक अभ्यास के तौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत करने में। आइए हम इनके विचारों पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। जो पहला विचारक कंस्ट्रक्टिविस्ट ना होते हुए भी कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंधित विचारों को प्रकट करता है, वह जॉन डीवी है। उनको हम कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं मानते क्योंकि उनके समय में कंस्ट्रक्टिविज्म जैसा कोई शब्द था नहीं, लेकिन यदि आप उनको पढ़ें तो आप पाएंगे वो कहते थे लर्नर शुड एंगेज इन रियल वर्ल्ड। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन से जोड़िए, उनको कोई प्री प्लान्ड एनवायरनमेंट हम नहीं दे सकते, कोई पूर्व निर्धारित परिवेश हम नहीं दे सकते। ऐसे में लर्नर्स को हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो क्रिएटिविटी से और कोलैबोरेशन से अपने साथियों के साथ, अध्यापकों के साथ, माता पिता के साथ, समाज के अन्य वर्गों के साथ कोलैबोरेशन से वो अपने ज्ञान को प्रस्तुत कर सकें। अतः लर्नर्स को हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे वे खुद को और अपने विचारों को प्रकट कर सकें, उन पर चिंतन कर सकें। डीवी ने एक जगह लिखा है, इफ यू हैव डाउट्स अबाउट हाउ लर्निंग हैपन्स, यदि आपके मन में कोई शंका है कि अधिगम कैसे होता है, तो थोड़ा इंक्वायरी में एंगेज होइए, पढ़िए, खोजिए, अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज ढूंढिए और जो प्रमाण हैं उनके आधार पर अपनी जो आपकी बिलीव्स हैं उनको ज्ञान के रूप में निर्मित कीजिए। परंतु जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ते हैं तो पहला व्यक्ति जिसका नाम हमारे मस्तिष्क में आता है, हमारे नहीं राहुल पाटीदार, इनको हम इसका संस्थापक नहीं मानते, रचनावाद के संस्थापक डीवी नहीं है, लेकिन डीवी के विचारों में रचनावाद की झलक मिलती है। मैं पियाजे पर आने से पहले एक उदाहरण आपको भारतीय शास्त्रों से देता हूं। भारतीय उपनिषदों में एक श्लोक है जिसका हम अक्सर प्रातः काल या भोजन मंत्र के समय बोलते हैं, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीत मस्तु मां विद्विषावहे। यह अध्यापक और छात्र के बीच का संबंध है। सहना भवतु, साथ साथ अध्ययन करें, सहनो भुनक्तु, साथ साथ चीजों को समझें, साथ साथ एक दूसरे के ज्ञान में वृद्धि करें, एक दूसरे के सहवीर्यम करवावहे, एक दूसरे के ज्ञान में, वीरता में, उसके प्रताप में वृद्धि करें। मां विद्विषावहे, एक दूसरे से विद्वेष ना रखें, शिक्षक और विद्यार्थी। वहां भी को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात है। कंस्ट्रक्टिविज्म भी को कंस्ट्रक्शन की बात करता है। तो ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्टिविज्म में कोई ऐसा विचार है जो पहले से इस देश में या दुनिया में नहीं था, उसको एक शब्द जो है वो बाद में दिया गया। तो मैं पियाजे के कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता हूं। पियाजे कहते थे कि लर्निंग इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, अधिगम एक रचनात्मक प्रक्रिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में एक जगह लिखा है, नॉलेज इज नॉट अ कॉपी ऑफ रियलिटी, टू नो एन ऑब्जेक्ट, टू नो एन इवेंट इज नॉट सिंपली टू लुक एट इट, मेक अ मेंटल कॉपी और इमेज ऑफ इट। किसी चीज को समझने या जानने के लिए केवल उसे देखने या उसकी नकल कर लेने या उसकी मेंटल इमेज बना लेना भर काफी नहीं है। टू नो एन ऑब्जेक्ट इज टू एक्ट ऑन इट। किसी चीज को यदि आपको जानना है तो आपको उस पर काम करना होगा। टू नो इज टू मॉडिफाई, उसमें परिवर्तन लाने होंगे। टू ट्रांसफॉर्म द ऑब्जेक्ट, उसमें सुधार करने होंगे। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस सुधार की प्रक्रिया को समझना होगा। एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस टू अंडरस्टैंड द वे ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड, और इसके परिणाम स्वरूप वो ऑब्जेक्ट निर्मित हो जाएगा। अर्थात यहां पर उन्होंने ज्ञान निर्माण को निरंतर एक कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया के तौर पर
प्रस्तुत किया। पियाजे का एक और बात पर बल था, वो ये कहते थे कि लर्निंग वही कर सकता है जो एक्टिव लर्नर है। और एक्टिव लर्नर कौन है? तो पियाजे कहते थे अ लर्नर हु कैन ऑब्जर्व, एक्ट, मॉडिफाई, मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट ओन मीनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट। किसी भी वस्तु या परिस्थिति का यदि कोई उसको अवलोकित कर सकता है, उस पर कार्य कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसमें बदलाव ला सकता है या अपने अर्थ का स्वयं निर्माण कर सकता है, ऐसा विद्यार्थी ही एक्टिव लर्नर है। तो एक्टिव लर्नर की बात पियाजे ने कही है। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया जिसको हम स्केमा कहते हैं। स्केमा इज अ काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर। ये कुछ मानसिक संरचनाएं हैं जो हम अपने परसेप्शन, अवलोकन और अपने अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर निर्मित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में बहुत सारे मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। पियाजे ने कहा था कि लर्निंग जो है वो कुछ बेसिक टेंडेंसीज से होती है और इन टेंडेंसीज को उन्होंने नाम दिया था ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन और इक्विलिब्रियम। इनकी चर्चा हम शनिवार को अपनी कक्षा में कर चुके हैं, तो अभी हम इनकी चर्चा यहां पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन मेंटल प्रोसेसेस के साथ साथ पियाजे ने यह भी कहा था कि अधिगम प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा एक समय नहीं कर सकता, क्योंकि विकास की कुछ अवस्थाएं इसमें अपना योगदान करती हैं। और पियाजे ने 4 स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट की बात की। पहला स्टेज सेंसरी मोटर, जिसको संवेदी चालक अवस्था कहते हैं। पियाजे ये कहते थे कि ये अवस्था वास्तव में 0 से 2 वर्ष तक की आयु की अवस्था है, अर्थात जब बालक जन्म लेता है और तब से जो 2 वर्ष तक की उसकी आयु है, उसके बीच की अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी चालक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चों का जो सीखने का तरीका है वो परसेप्शन बेस्ड है। वो सारी चीजें जो परसीव करते हैं उससे अपने स्कीमा डेवलप करते हैं और वो ये मानते हैं कि अगर कोई चीज उनके सामने आ गई है, समथिंग हैज अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ देम, और अगर वो डिसअपियर हो गई तो वो खत्म नहीं हुई। ये इस एज में डेवलप हो जाता है। वो ये नहीं समझ पाते कि जो मैं देख रहा हूं, मेरे से बड़े उसको उसी तरह से क्यों नहीं देख रहे हैं, उसको अलग तरह से क्यों देख रहे हैं। तो वो परमानेंसी की तरफ, ऑब्जेक्ट परमानेंसी की तरफ बढ़ते हैं। उनके लिए दुनिया एक परमानेंट ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट जैसी हो जाती है जो एक दूसरे से कैजुअली कनेक्टेड है। लेकिन जैसे ही इससे ऊपर की आयु में बढ़ते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 साल से 7 साल तक की अवस्था है, जिसको पूर्व संक्रिय अवस्था पियाजे ने कहा। मैं बहुत विस्तार में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि स्टडी मटेरियल में इसकी बहुत डिटेल है, आप वहां पढ़ सकते हैं। मैं केवल मेन पॉइंट्स टच कर रहा हूं ताकि आप जब पढ़ें तो आपको ये थोड़ा समझ में आए। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये बेसिकली लैंग्वेज लर्निंग की स्टेज है। इस उम्र में बच्चे भाषा सीखते हैं और वो सोचना शुरू कर देते हैं, थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है उनकी, थिंकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स। इस उम्र में बच्चे ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बीच जो सिंबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। वो केवल उनके प्रति काम नहीं करते, उन पर केवल एक्ट नहीं करते, बल्कि उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस उम्र में भी बच्चे एक बार में एक ही एस्पेक्ट के बारे में सोच पाते हैं, एक बार में एक ही एस्पेक्ट के बारे में सोच पाते हैं। अर्थात वो एक साथ एक चीज के बहुत सारे आयामों, बहुत सारे एस्पेक्ट को सोच नहीं पाते। जी, इसके बाद की जो स्टेज है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को मूर्त संक्रिय अवस्था कहते हैं। 7 से 11 वर्ष तक की आयु की अवस्था मानी गई है। इस उम्र में यह माना जाता है कि बच्चे क्लासिफिकेशन, कॉम्बिनेशन, कंपेयरिंग, ये सारी चीजें शुरू कर देते हैं। अर्थात वे तुलना कर सकते हैं, वे संबंध निर्माण कर सकते हैं, वे चीजों की तुलना कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ये एक तरह से सेमी लॉजिकल थिंकिंग स्टेज है। अर्थात थिंकिंग स्टेज तो है लेकिन इसमें कंप्लीट लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती। तो इस स्टेज में बच्चे रिलेशनशिप्स, हायरार्की, मतलब जो क्रम होता है, और
सिंबल्स में मैनिपुलेशन, ये सब सीखने लगते हैं। चौथी स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। यह विकास की चौथी अवस्था है। पियाजे ने इसके लिए 11 वर्ष से 16 वर्ष तक की आयु का निर्धारण किया और पियाजे का कहना था कि यहां पर सिंबॉलिक मैनिपुलेशन जो बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशन में शुरू करते हैं वो अपने पीक पर पहुंच चुकी होती है। इस समय वो केवल आपको पॉसिबल सिचुएशन को दिखाते ही नहीं बल्कि वो उसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां पर पियाजे एक बात और कहते हैं कि भले ही उन्होंने 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल और 11 से 16 साल का वर्गीकरण किया है, परंतु यदि आप बच्चों के विकास का क्रम देखेंगे तो हो सकता है कई बार आपको बच्चों के विकास के क्रम में जो वर्षों का निर्धारण है उसमें अंतर मिले। हो सकता है कंक्रीट ऑपरेशन 7 से पहले 6 साल में आ गई हो, या कंक्रीट ऑपरेशन 7 की बजाय 8 साल या 9 साल में प्रारंभ हो, या फॉर्मल ऑपरेशन थोड़ा देर में प्रारंभ हो लेकिन 16 साल तक समाप्त ना हो बल्कि एडल्टहुड तक चलती रहे, 15-25 साल तक चलती रहे। लेकिन वो एक बात स्पष्ट कहते थे कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ये होती इसी क्रम में है। पहले सेंसरी मोटर आती है, फिर प्री ऑपरेशनल आती है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशंस होते हैं और फिर फॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं। फॉर्मल अमूर्त नहीं है राहुल, अमूर्त तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, फॉर्मल को औपचारिक कहना ज्यादा ठीक है। अमूर्तता भी इसमें समाहित होती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही डेवलप होती है। तो यहाँ आपकी बात ये ठीक है, लेकिन इसको हम अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की अवस्था नहीं कहते, वरन इस अवस्था में अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित होती है। जी, अब हम दूसरे विचारक की ओर आते हैं। दूसरे विचारक थे व्योगोत्स्की। व्योगोत्स्की का आप सभी को जानते हैं, इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में सामाजिक रचनावाद दिया। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया का और जिस परिवेश में, जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट का लर्निंग में क्या महत्व है, इस पर अधिक बल दिया। जी, लर्निंग ये मानते थे इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, लर्निंग सोशल है। हम सोशल एनिमल हैं, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। हम समाज में रहते हैं, हम समाज से अंतःक्रिया करते हैं। तो इनका मानना था कि अधिगम भी सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। जब हम दूसरों से इंटरेक्शन करते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं तो हमारी लर्निंग होती है। लर्निंग में जो बच्चे इंटरेक्शन करते हैं, जो अंतःक्रिया करते हैं, उसी के द्वारा वो अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के विचारों को सुनते हैं और इसके आधार पर वे अपने अर्थ का निर्माण करते हैं। तो लर्निंग में इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो अगर व्योगोत्स्की का विचार आप माने और आप एक शिक्षक हैं और आप ये चाहें कि आपकी कक्षा में बच्चे बिल्कुल बात ना करें, कक्षा बिल्कुल शांत होकर बैठे रहे सारे बच्चे, केवल आप ही उनसे जो बताएं केवल वही सुने, तो वहां मीनिंग मेकिंग नहीं होगा, क्योंकि वहां बच्चों में इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन सबसे होता है, ऐसा नहीं कि टीचर से इंटरेक्शन नहीं होता। इंटरेक्शन विद टीचर, इंटरेक्शन विद पीयर्स, इंटरेक्शन विद सेल्फ एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। चारों ओर का जो परिप्रेक्ष्य, जो परिदृश्य है, जो कक्षा कक्ष वातावरण है, उससे भी इंटरेक्शन होता है। जो हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट है उससे भी इंटरेक्शन होता है। क्योंकि व्योगोत्स्की का मानना था नॉलेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल एंड एनवायरनमेंट। ज्ञान लोगों में और परिवेश में बटा हुआ है। वो तभी डेवलप हो सकता है जब इन सबके बीच कोऑपरेशन हो और इंटरेक्शन। तो व्योगोत्स्की का सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पियाजे के सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से इस आधार पर भिन्न है कि वहां वो इंडिविजुअलिस्टिक कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं। इंडिविजुअल अपनी मीनिंग मेकिंग करता है, वो अपने डेवलपमेंटल स्टेज के आधार पर सीखता है, उसके अंदर स्केमा डेवलप होते हैं, उनका एकोमोडेशन, एडेप्टेशन होता है और इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है। जबकि ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते थे, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते थे। बिना सामाजिक अंतःक्रिया के अधिगम संभव नहीं है। अगर व्योगोत्स्की के सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को आप पढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं टीचर शुड प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज विद पीयर्स एंड टीचर्स। अध्यापक और संगी साथी दोनों के साथ ज्ञान निर्माण के अवसर देने चाहिए। अर्थात व्योगोत्स्की के सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में नॉलेज को कंस्ट्रक्ट होती है, इट इज को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सह निर्माण। व्योगोत्स्की इस बात पर बल देते थे कि लर्निंग में कल्चर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि कल्चर अप्रोप्रिएट स्किल्स को एक्वायर करने में आपकी मदद करता है। और इसी के लिए vygotsky ने एक आइडिया दिया जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और इसके माध्यम से उन्होंने रोल ऑफ इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये मैंने एक चित्र लिया है विकिपीडिया से, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यहां देखिए आपको 3 सर्कल दिखाई देंगे। मिडिल जो डार्क सर्कल है, डार्क थोड़ा येलो डार्क ब्लू है, उसके बाद उसका आउटर सर्कल थोड़ा कम ब्लू है और सबसे बाहर का सर्कल व्हाइट है। आप अगर इस सर्कल को देखें, जी जेडपीडी की बात ही मैं कर रहा हूं, बिल्कुल चीनू, मैं जेडपीडी की बात कर रहा हूं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आप जो पहले बीच वाले पर ध्यान दीजिए, जो सेंटर सर्कल है वहां लिखा है लर्नर कैन डू अनएडेड, अर्थात ये विद्यार्थी की वह क्षमताएं हैं, वे कार्य जो हमारे विद्यार्थी किसी भी मदद के बिना स्वतः कर सकते हैं, सेल्फ, विदाउट एनी हेल्प। फिर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां उनको यदि हम थोड़ी मदद दे दें, थोड़ा गाइडेंस दे दें, तो वे उस काम को कर ले जाएंगे। उनमें क्षमता होती है, उनमें योग्यता होती है, दे हैव एबिलिटी, they have potential, but they just need some support, some guidance। तो वो काम जो वो हमारे थोड़े सपोर्ट या थोड़े गाइडेंस से कर सकते हैं, that is called zone of proximal development। और एक होता है zone of ultimate development, learner cannot do even without our support। Why? Because their mental abilities and physical abilities have not reached to that level yet। अगर हम किसी छोटे बच्चे से ये अपेक्षा करें कि वो लॉजिकल थिंकिंग करेगा, एनालिटिकल रीजनिंग करेगा, वो 4th-5वीं क्लास का बच्चा है, शायद नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट जो पियाजे ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताई, वो शायद अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। तो ध्यान रखिए, विकास के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला जोन ऑफ, वो जोन जिसमें वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। दूसरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद एक जोन आता है जिसका डेवलपमेंट आपके सपोर्ट से भी नहीं हो सकता। आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कैसे काम करता है, इसको फर्दर एक्सप्लेन किया थाप एंड गैलेमोर ने, और उन्होंने कहा कि जेडपीडी 4 स्तरीय प्रक्रिया होती है। पहला स्टेज उन्होंने बताया, असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय मोर नॉलेजेबल अदर, MKO उसके लिए उन्होंने टर्म यूज किया, टू और कैपेबल पीयर, अर्थात किसी अधिक ज्ञानी बाहरी व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान करना। यह जेडपीडी का पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। राहुल, मैं बात कर रहा हूं, तो प्रश्न पर टाइप करने से पहले थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं सारे सवालों पर आता हूं। या द फर्स्ट स्टेज इज असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय मोर नॉलेजेबल अदर टू कैपेबल अदर। देन सेकेंड स्टेज इज असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय सेल्फ। बाहर की सपोर्ट के बाद जब हम थोड़ा सीख लेते हैं तो खुद हम सपोर्ट देने लगते हैं। फिर ऑटोमेटाइजेशन थ्रू प्रैक्टिस, खुद को जब सीखना आ जाता है फिर हम उसका अभ्यास करते हैं। हमारे हम का मतलब विद्यार्थी उसका अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करने के बाद एक प्रोसेस आती है जिसमें वो डी ऑटोमेटाइजेशन हो जाता है, अर्थात अब उन्हें पिछली 3 स्थितियों की जरूरत, अवस्थाओं की जरूरत नहीं होती है और वे खुद ही उस काम को करने लग जाते हैं। रजनी, यू चेक योर कनेक्शन बिकॉज माय सिस्टम इज सेइंग नाउ वॉइस इज क्लियर। जो तीसरे बड़े विद्वान या जिनका बड़ा योगदान इस थियरी में माना जाता है वह ब्रूनर है। ब्रूनर के यदि आप विचारों को पढ़ेंगे तो ब्रूनर ने vygotsky के विचारों को ही आगे बढ़ाया, और इसके लिए जो स्कैफोल्डिंग शब्द है, स्कैफोल्डिंग के लिए हिंदी में बहुत अच्छा शब्द नहीं है, बहुत से लोग उसको एक निश्चित समय के लिए मदद या कोई और टर्म यूज कर लेते हैं, बट स्कैफोल्डिंग इज अ टर्म जो स्कैफ होल्डिंग से बना है, हाथ पकड़ना, किसी का हाथ पकड़ तक कर वहां तक ले जाना कि वो आगे बढ़ जाए। मैं एक अपना भारतीय परिवेश से उदाहरण लेता हूं कि एक बच्चा नदी के किनारे खड़ा है, नदी में तेज पानी का बहाव है,
उसको नदी पार करने में डर लग रहा है, हालांकि नदी में पानी इतना नहीं है कि वो डूब जाएगा, फिर भी वो डरता है। तो यदि एक व्यक्ति उसका हाथ पकड़कर उसको धीरे धीरे नदी में उतारता है, उसको कुछ कदम अपने साथ आगे बढ़कर चलता है, फिर उसको अपने आगे चलने को कहता है, और आधे स्थान तक पहुंचते पहुंचते उसमें इतना साहस भर देता है कि अब वो बची हुई आधी नदी बिना उसका हाथ पकड़े अपने आप पार कर जाए, तो ये स्कैफोल्डिंग है। मैं हमेशा इसी उदाहरण का प्रयोग करता हूं जब स्कैफोल्डिंग का हमें एग्जाम्पल समझाना होता है। तो बच्चे, ब्रूनर का मानना था कि बच्चे अपने नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज पर डेवलप करते हैं, और ये जो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है ये सिलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से होती है, ये डिसीजन मेकिंग से होती है, ये मार्गदर्शक सावित्री जी कह सकते हैं, बट स्कैफोल्डिंग मार्गदर्शक से थोड़ा अलग तरह का। मार्गदर्शक एक गाइड होता है जो दिशा बताता है, मार्गदर्शक हाथ पकड़कर चलता नहीं। तो उसके लिए शब्द ढूंढना पड़ेगा, अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूं, अपने मटेरियल में कुछ शब्द रखे हैं लेकिन बहुत अच्छा शब्द उसका मिला नहीं जी। चलिए हम उस शब्द की अभी बहस में नहीं पढ़ते, हम आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो इंफॉर्मेशन के सिलेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन से, डिसीजन मेकिंग निर्णय करने से, कुछ परिकल्पनाएं बनाने से, उन परिकल्पनाओं का परीक्षण करने से होती है। यस अर्चना, helping a child in learning to ride a bicycle is scaffolding. You are correct. Interest in a subject is best stimulus for learning. ब्रूनर का मानना था कि यदि बच्चे का किसी विषय में इंटरेस्ट डेवलप होता है, उससे अच्छा लर्निंग का कोई स्टिमुलस नहीं है। इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका कंस्ट्रक्टिविज्म में योगदान माना जाता है, जिनका नाम है नोबॉक। नोबॉक मानते थे कि जो ज्ञान का निर्माण है वो मीनिंगफुल लर्निंग है, अर्थपूर्ण अधिगम है। वो कहते थे मीनिंगफुल लर्निंग अंडरलाइज द कंस्ट्रक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग लीडिंग टू एम्पावरमेंट ऑफ कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थात मीनिंगफुल लर्निंग में चिंतन, हमारी भावनाएं और किसी पर काम करना सब सम्मिलित है, और वो कहां जाकर एम्पावर होती है लर्निंग, जब हमारा कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ जुड़ जाती है। इन एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज इमोशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। नोबॉक की इसीलिए कंस्ट्रक्टिविज्म को हम ह्यूमनिस्टिक कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। आप ग्रोथ अगर देखें, पियाजे ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल स्टेज ओरिएंटेड कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की। जब vygotsky आए उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया की बात की। जब ब्रूनर आए उन्होंने उसमें मदद की बात की, स्कैफोल्डिंग की बात की। और उसके बाद जब नोबॉक आए तो उन्होंने कहा नहीं, इसके साथ इमोशंस भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। तो यदि आप कंस्ट्रक्टिविज्म की ग्रोथ देखें तो हर आने वाले विचारक ने उसमें एक नया डायमेंशन जोड़ा, एक अच्छा डायमेंशन जोड़ा, जिससे कि कंस्ट्रक्टिविज्म एक अच्छी अधिगम की अप्रोच के रूप में आगे बढ़ सके। और नोबॉक का एक और बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है कंसेप्ट मैप्स। कंसेप्ट मैप्स हम लोग बनाते हैं, प्लानिंग में बनाते हैं। जब हम कभी लेसन प्लानिंग और यूनिट प्लानिंग की बात इसी कोर्स में की गई है, जब ब्लॉक 3 की बात करेंगे तो ब्लॉक 3 की यूनिट्स में हम कंसेप्ट मैप की बात करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है तो वहां एक कंसेप्ट मैप पर वीडियो है जो मैंने डाल रखा है कि कंसेप्ट मैप कैसे बनाते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये सारे आइडियाज जितने भी मैंने अभी तक बात की, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि लर्निंग टेक्स प्लेस। ये थोड़ा सा मिस्टेक है स्लाइड में, माफ करिएगा। लर्निंग टेक्स प्लेस इन रियल वर्ल्ड एंड नॉट इन प्री प्लान एनवायरनमेंट। किसको याद करिए? डीवी को याद करिए। लर्निंग इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। किसको याद करिए? पियाजे को याद करिए। नॉलेज इज म्यूचुअली बिल्ट एंड को कंस्ट्रक्टेड। किसको याद करिए? vygotsky को याद करिए। Learner actively construct the meaning of structures and identify the principles on their own. Learner organize the scattered view at one place and establish relationships. संबंध निर्माण करते हैं। तो सारे लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा योगदान इसमें किया है। एक बात होती है कि ये जो अधिगम की बातें सभी कंस्ट्रक्टिविस्ट ने बताई, चाहे वो पियाजे हैं, vygotsky हैं, ब्रूनर हैं, नोबॉक हैं, ये अधिगम, ये लर्निंग होती कहाँ है? ये लर्निंग होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट।
एक रचनावादी परिवेश में। ऐसा परिवेश, an environment which is facilitating learning through construction of meaning and development of understanding among children on their own। एक ऐसा परिवेश जो विद्यार्थियों को अर्थ निर्माण में और अपनी समझ विकसित करने में खुद मदद करे, ऐसे परिवेश को हम कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट की मेजर प्रैक्टिसेस को मॉर ने 1999 में एक्सप्लेन किया। उन्होंने 5 प्रैक्टिसेस की बात की, पर्सनल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी, सिमुलेटेड ऑथेंटिक लर्निंग एनवायरनमेंट, मैं इन सब की बात डिटेल में करूंगा, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, एक्टिव लर्निंग एंड कोलैबोरेशन। आइए इन पर थोड़ा विस्तार से विचार करते हैं कि एक एक करके। पर्सनल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, मोर का मानना था कि बच्चे जो कुछ भी कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने दिमाग में, वो उनकी अपनी रियलिटी होती है। जिस वास्तविकता का वो अनुभव करते हैं, जो वास्तविकता वो देखते हैं, जिस वास्तविकता में वे अपने विचारों को निर्मित करते हैं, उनके मस्तिष्क में वो होती है। दे कंस्ट्रक्ट देयर मीनिंग बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, वे अपने अनुभवों के आधार पर अपने अर्थ का निर्माण करते हैं। नॉलेज कम्स फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, और उनके अनुभवों से ही ज्ञान आता है, किसी और से ज्ञान नहीं आता। कोई आपको ज्ञान नहीं दे सकता, ज्ञान का निर्माण आप स्वयं करते हैं। यह आपको अपने विद्यार्थियों को बताने की आवश्यकता है। अंकिता, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं अगर आपको जरूरत है। सुरेश जी, हाँ, शाब्दिक अर्थ तो ये है, लेकिन ये अर्थ यहाँ लागू नहीं हो पाता। हम लोग मचान या चबूतरा शब्द यूज नहीं करते स्कैफोल्डिंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमुलेटेड ऑथेंटिक लर्निंग एनवायरनमेंट, ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट जो वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर निर्मित होता हो। अर्थात जब आप अपनी कक्षा में जाएं एक शिक्षक के तौर पर, तो आप उन्हें कौन से उदाहरण देते हैं? यदि आप उन्हें ऐसे उदाहरण दें, यदि आप ऐसी समस्याएं, ऐसी परिस्थितियां उनके सामने रखें जिनका अनुभव वो अपने जीवन में करते हैं, अपने चारों तरफ करते हैं, तो वो ऑथेंटिक लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। आप कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लें कि मैं एक बार जा रहा था, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। वो बच्चे जो अनुभव करते हैं, उनके चारों ओर जो वातावरण है, जो परिवेश है, जो अनुभव है, जो कहानियां हैं, जो घटनाएं हैं, उनका उदाहरण लीजिए जो उनके जीवन से जुड़े हैं। तो सिमुलेटेड ऑथेंटिक लर्निंग एनवायरनमेंट में कहा जाता है, अ टीचर हैज टू सिमुलेट द रियल लाइफ सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज फॉर लर्नर्स टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड देयर सॉल्यूशन। उनको आप वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्याएं, जटिलताएं, परिस्थितियों का अनुभव कराइए और उनको अवसर दीजिए कि वो इसका एक समाधान ढूंढ सकें। सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट में ऑथेंटिक लर्निंग का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि हम उनको बहुत सारा ज्ञान दे दें, बहुत सारी जानकारी दे दें। नहीं, हम उनको अवसर दें, जिन अवसरों से वो डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। हमें कभी भी बहुत ज्यादा लोड ऑफ एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। बच्चे अपना अर्थ का निर्माण, अपने ज्ञान का निर्माण ऐसे परिवेश में करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए उसमें भी उनके पूर्व अनुभव, उनका पूर्व ज्ञान बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए ऑथेंटिक लर्निंग का एक प्रिंसिपल है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। मैं इसमें एक हमेशा उदाहरण देता हूं, मेरे वरिष्ठ शिक्षक मित्र ने कभी दिया था, मैंने उसको याद किया कि एक छोटे बच्चे को हमें पत्ती का स्ट्रक्चर पढ़ाना है, स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। और जैसा कि आप किताबों में देखते हैं, अक्सर किताबों में जब हम पत्ती के स्ट्रक्चर को पढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ाते हैं, तो पीपल की पत्ती का एग्जाम्पल बहुतायत मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें सब चीज बहुत आसानी से दिख जाती है, लीफ प्लेट, लीफ टॉप, वेन और स्ट्रक्चर, एवरीथिंग यू कैन सी। बट सोचिए कि यदि लद्दाख में आप शिक्षण कर रहे हैं, वहां तो पीपल होता ही नहीं है, वहां के बच्चे ने पीपल देखा ही नहीं है, किताब में पीपल का पत्ता बना है। तो यदि अध्यापक उनके परिवेश से कोई पत्ता लाकर उस पीपल के पत्ते को रिप्लेस नहीं कर सकता जो किताब में बना है, वो लद्दाख में भी पीपल के पत्ते का एग्जाम्पल लेकर ही पढ़ाना चाहता है, तो फिर वो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग नहीं कर सकता। तो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग होती है ऐसे उदाहरण जो उनके परिवेश से होंगे, तभी वो लर्निंग ऑथेंटिक होगी। फिर हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं।
मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स का मतलब है कि उनको विभिन्न प्रकार के आयामों से चीजें देखने के अवसर देने चाहिए। जैसे यदि कोई घटना घटी और उन्होंने उस घटना के प्रति अपने विचार रखे तो उन्हें एक दर्शक के तौर पर रखे। उनसे पूछिए कि उस घटना में जो लोग इन्वॉल्व थे, एक पक्ष था, यदि आप उसकी जगह होते तो क्या करते, यदि आप दूसरे पक्ष में होते तो क्या करते, यदि आप उनके बीच समझौता कराना होता तो क्या करते। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। A teacher should provide learners the opportunity where they can gather information in various perspectives. आपको ऐसे अवसर उन्हें देने चाहिए कि वो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से सूचनाएं एकत्र कर सके और उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही संप्रत्यय को भिन्न भिन्न प्रकार से देख सकें, समझ सकें और उससे जुड़ सकें। मल्टीपल पर्सपेक्टिव में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सारे बच्चे एक तरह से नहीं सीखते हैं, एक प्रकार से नहीं सीखते हैं। They don't learn in same way. Children have different ideas, different experiences, different learning styles, different way to look on a problem or situation. मैं फिर एक उदाहरण यहां पर देता हूं। एक बार गणित की कक्षा में एक अध्यापक ने एक प्रश्न दिया कि 3 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर एक सम संख्या हो। आंसर शुड बी ए इवन नंबर। एक बच्चे ने लिखा एड एनी ऑड नंबर, लेकिन अध्यापक ने मन में प्रश्न किया, विचार बनाया था कि जो बच्चा लिखेगा 3 में 1 जोड़ूं तो 4 प्राप्त हो जाए। नहीं, बच्चा ये भी लिख सकता है 1 जोड़ूं, बच्चा ये भी लिख सकता है एनी ऑड नंबर जोड़ूं, बच्चा ये भी लिख सकता है 3 में 3 जोड़ूं सेम नंबर, तो भी हमें इवन नंबर मिलेगा, क्योंकि गणित का नियम है इवन टू इवन इज इवन, ऑड टू ऑड इज इवन। ऑड को ऑड में जोड़ोगे तो भी इवन आएगा, इवन को इवन में जोड़ोगे तो भी इवन आएगा। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के विचार अलग अलग होते हैं। बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस नहीं करते। आपका यही कंसर्न होना चाहिए। आप ऐसे प्रश्न बिल्कुल ना दें जिसमें आप ये सोचें कि मैंने जो उत्तर लिखवाया है बोलकर इमला के रूप में, मेरे विद्यार्थी वही उत्तर लिखेंगे। नो, इट्स नॉट। एक्टिव लर्निंग में बच्चे, अब एक्टिव लर्निंग का डायमेंशन आता है। एक्टिव लर्निंग में बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव एंगेजमेंट से करते हैं। नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज क्रिएशन, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह ज्ञान का अंतरण ज्ञान निर्माण नहीं है। ज्ञान निर्माण के लिए आपको एक परिवेश चाहिए होता है जहां लर्नर्स एक्टिवली अर्थ निर्माण कर सकें, चर्चा कर सकें, द्वंद्व कर सकें, प्रश्न उठा सकें, परीक्षण कर सकें। पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, इन सब के आधार पर ज्ञान का निर्माण एक एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट में होता है। इसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सजेस्ट की गई हैं, जैसे हम सिमुलेशन यूज कर सकते हैं, रोल प्लेइंग यूज कर सकते हैं। यस सर, एग्जैक्टली, सुरेश जी इज helping me a lot. Open-ended situations. Thank you very much. This is a kind of two-way interaction that chat helped me. Otherwise तो ये one way हो जाएगा। तो अगर मैं आप लोगों के सवाल पढ़ता रहता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ लोग मुझे देख रहे हैं और मेरी मदद कर रहे हैं। तो people become my co-tutors. मुझे अच्छा लगता है आप में से कुछ लोग, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनका उत्तर मैं दूं उससे पहले आप ही लोग दे देते हैं। तो this is called peer learning. This is called co-construction of knowledge. हम एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ रहे हैं जी। सिमुलेशन है, रोल प्ले है, मल्टीमीडिया सपोर्टेड लर्निंग एनवायरनमेंट है, गेम्स हैं, इंटेंशनल लर्निंग एनवायरनमेंट हम दे सकते हैं, स्टोरी टेलिंग इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, केस स्टडीज हैं, डायलॉग्स हैं, स्कैफोल्डिंग की मैंने बात की, लर्निंग बाय डिजाइन है, ग्रुप कोऑपरेशन है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है। बहुत तरीके हैं, एक्टिव लर्निंग के बहुत तरीके हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं। कोलैबोरेशन की बात करते हैं। कोलैबोरेशन का ये मतलब कतई नहीं है कि किसी दूसरे से ज्ञान प्राप्त कर लेना। इट इज नॉट अ मीन ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम समवन एल्स, रेदर इट इज अ मीन टू क्रिएट इंडिविजुअल मीनिंग विद हेल्प ऑफ अदर्स। कोलैबोरेशन का अर्थ किसी दूसरे की मदद से ज्ञान निर्माण करना नहीं, वरन दूसरे के साथ मिलकर ज्ञान निर्माण करना है। क्योंकि कोलैबोरेशन का एक प्रिंसिपल है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ग्रुप डोंट लर्न, ग्रुप्स डोंट लर्न, इंडिविजुअल लर्न। समूह कभी नहीं सीखते, समूह साथ साथ प्रयास करते हैं, सीखता हर इंडिविजुअल अलग अलग है। ये कोलैबोरेशन का बेसिक प्रिंसिपल है, ग्रुप डोंट लर्न, इंडिविजुअल लर्न।
लर्नर्स आर पार्ट ऑफ द ग्रुप व्हाइल लर्निंग, वो ग्रुप के हिस्से होते हैं। दे लर्न फ्रॉम वन अनदर, वो एक दूसरे से सीखते हैं। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल इज एन इंडिविजुअल इवेंट, ज्ञान को ग्रहण करना और कौशल का विकास होना, ये दोनों इंडिविजुअल इवेंट है। आप समूह में कक्षा में सबको पढ़ाते हैं, सब तो नहीं पढ़ते। आप एक कौशल सबको सिखाते हैं, सब तो नहीं सीखते। आप तो सबको एक ही तरीके से सिखाते हैं, सब अपने अपने तरीके से सीखते हैं। अब प्रश्न आता है, हम अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बनाएं? स्टूडेंट्स की ऑटोनॉमी को एनकरेज करें और उसको एक्सेप्ट करें। आप विभिन्न प्रकार के मटेरियल का यूज करें, रॉ डेटा यूज करें, इंटरेक्टिव मटेरियल यूज करें। आप उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में उनसे जांच पड़ताल करें कि उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में वो पहले क्या जानते हैं, वो दूसरों के साथ उसको शेयर करें। उनको एंगेज करिए डायलॉग में, डायलॉग विद टीचर एंड डायलॉग विद वन अनदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायलॉग जो है, डायलॉग हेल्प्स अ लॉट इन लर्निंग, राइट? उनको थॉटफुल क्वेश्चंस पूछने के लिए कहिए, उनको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने के लिए कहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस सर, सुरेश जी, आई एम एग्री विद यू। Collaboration and constructivism is the need of the hour in this COVID era. Don't worry, the COVID will go out, and but we will continue this collaboration and cooperation. हम इस कोविड के दौरान जो कुछ सीख रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे लर्निंग, चाहे कोई नया मेथड, मेरा ये पूरा मानना है कि ये सब हमारी टीचिंग लर्निंग को आगे जाकर बदल देगा। तो हम सब लोग आगे चल करके अपने आप को चेंज करें। When we talk about creative learning environment, you encourage your learners to ask questions to each other and seek elaboration of their initial responses. अक्सर क्या होता है कि या तो विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न करता है या अध्यापक विद्यार्थी से प्रश्न करता है। आप एक ऐसी कक्षा वातावरण निर्मित कीजिए जहां विद्यार्थी विद्यार्थी से प्रश्न करे, विद्यार्थी विद्यार्थी के प्रश्नों का उत्तर दे। पहले उनमें इंटरेक्शन शुरू करिए, उनमें पीयर लर्निंग शुरू करिए। आप बाद में स्कैफोल्डिंग कीजिए, आप बाद में सपोर्ट कीजिए। Engage them in experiences that shows contradiction to initial understanding and encourage discussion. जितना आप उनमें डिस्कशन एनकरेज करेंगे उतना बेहतर होगा। उनको रिलेशनशिप और मेटाफर क्रिएट करने के अवसर दीजिए। उनकी अंडरस्टैंडिंग को असेस करने के लिए आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन मत पूछिए, एप्लीकेशन बेस्ड असेसमेंट कीजिए, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कीजिए। कुछ ऐसे टास्क बनाइए जो ओपन स्ट्रक्चर्ड हो, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से उस पर उत्तर दे सके। और आजकल तो ये ओपन स्ट्रक्चर्ड टास्क की बड़ी जरूरत है, क्योंकि अभी हम लोग ऑनलाइन असेसमेंट के दौर में जाने वाले हैं, जहां एक ही प्रश्न देकर सारे विद्यार्थियों से हम नहीं पूछ पाएंगे। हमें अपने क्वेश्चंस का स्टाइल बदलना होगा ऑनलाइन असेसमेंट में। कभी ऑनलाइन असेसमेंट का जब डिस्कशन आएगा तो हम लोग लास्ट ब्लॉक में इसकी चर्चा करेंगे। अब प्रश्न उठता है, लर्निंग आखिर कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट में होती कैसे है? ये मेरे प्रेजेंटेशन का तीसरा और अंतिम भाग है। हाउ डज लर्निंग टेक्स प्लेस? स्कैफोल्डिंग. Scaffolding is a technique to provide right kind of support in right amount to increase child's competence. मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा है जो नदी के किनारे खड़ा है, नदी में पानी बह रहा है, उसे पानी से डर लगता है। पानी इतना गहरा नहीं है कि बच्चा डूब जाएगा, फिर भी वो नदी पार करने को तैयार नहीं है। एक व्यक्ति वहां आता है, उसको एनकरेज करता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है चलो तुम मेरा हाथ पकड़कर नदी पार करना। उसको नदी में उतारता है, थोड़ी दूर तक जाते जाते उसको अपने से आगे कर देता है कि तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हें पीछे से हाथ पकड़े रहूंगा। बीच तक आते आते वो उसका हाथ छोड़ देता है, कहता है तुम चलो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, गिरने नहीं दूंगा। और एक समय ऐसा आता है कि बच्चा बिना उस व्यक्ति की मदद के पूरी नदी पार कर लेता है। दिस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। Yeah, because it is going very fast because I have 1 hour session and I have to complete all the things. But detailed you can read in the material. अर्थात अध्यापक शुरुआत में बच्चे की मदद करना प्रारंभ करता है। जैसे जैसे बच्चा एक स्थिति पर पहुंच जाए, लर्नर एक स्टेज पर पहुंच जाए जहां वो खुद अपना मीनिंग डेवलप करना शुरू कर दे, अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग शुरू कर दे, वहां धीरे धीरे ग्रेजुअली टीचर जो है वो अपनी सपोर्ट वापस कर लेता है। मैंने बताया था स्कैफोल्डिंग में 3 स्टेज होते हैं। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जहां तक उसका विकास हो चुका है,
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जहां तक उसका विकास होना है, और जोन ऑफ डिजायर्ड डेवलपमेंट जहां तक हम विकास करना चाहते हैं। इसकी बात मैं पहले कर चुका हूं, इसलिए अभी यहां दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। दूसरी प्रोसेस कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप है। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप भी एक कंस्ट्रक्टिव टूल है जो सामान्यतः हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए यूज होता है। इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं: ऑब्जर्वेशन, कोचिंग एंड प्रैक्टिस। इसको ऐसे समझिए कि इसमें पहले मॉडलिंग होती है, फिर कोचिंग होती है और फिर फेडिंग होती है। इन दोनों को मैं मिलाकर के एक तीसरे मॉडल में एक्सप्लेन करता हूं। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में मॉडलिंग क्या होती है? मान लीजिए आपको कोई नई स्किल सीखनी है, कोई नया कौशल सीखना है, तो आप जिसके पास उस कौशल को सीखने जाते हैं, प्रज्ञा, yes, I will put all my PPTs on SlideShare. I am going to convert all these PPTs and put it in the SlideShare, so every one of you can see and download these slides from there. अभी तो नहीं, but slowly I will put it there. मॉडलिंग, मॉडलिंग जब आप किसी के पास जाते हैं और तो सीखते हैं तो पहले उसको देखते हैं, फिर उससे पूछते हैं आप कैसे कर रहे हैं, तो वो आपको कोचिंग देता है कि मैंने ऐसे 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 किया। फिर वो कहता है तुम भी करके देखो, वो आपकी स्कैफोल्डिंग करता है। फिर आप जो कर रहे हैं वो उस पर अपने कमेंट्स देता है, आर्टिकुलेशन। फिर आप जो करके प्रोडक्ट बनाते हैं वो उस पर रिफ्लेक्ट करता है। आप भी रिफ्लेक्ट करते हो कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, वो भी रिफ्लेक्ट करता है, और फिर दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, नई चीज को खोजते हैं, और फिर एक मॉडलिंग स्टार्ट हो जाती है। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में हर एक इंडिविजुअल अपने तरीके से ऑब्जर्वेशंस करता है और स्किल्स को सीखता है। यहां पर स्कैफोल्डिंग एक बड़ा रोल प्ले करती है। ध्यान रखिए, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में भी लर्निंग कंटेक्चुअल होती है और ऑथेंटिक होती है। असुमति जटिल नहीं है हिंदी में नोट्स बनाना। आप ई ज्ञानकोश की वेबसाइट पर जाइए, आप बीएड हिंदी को क्लिक करिए और हिंदी में जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसको डाउनलोड करिए, फिर इसके साथ आप आगे बढ़िए तो आपको मदद मिलेगी। हिंदी में हमारा सारा मटेरियल अवेलेबल है। दिवाकर, अभी मैं लिंक नहीं दे सकता, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक शेयर करूंगा जब मैं ये सारे पीपीटीज अपलोड करूंगा कि आप इन्हें कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उस एक ही लिंक से आप इनके पीपीटी और जो भी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं उन वीडियोस के पीपीटी सारे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इट एनकरेजेस सेल्फ करेक्शन एंड सेल्फ मॉनिटरिंग। स्टेप याद करिए रिफ्लेक्शन का, खुद सेल्फ करेक्शन होता है और सेल्फ मॉनिटरिंग भी होती है, और ये सिचुएटेड लर्निंग को प्रमोट करता है। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर होने के नाते मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लर्नर की ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट करिए, उसको एनकरेज करिए, उसको वैरायटी ऑफ मटेरियल्स दीजिए, क्योंकि हर एक विद्यार्थी एक ही तरह से नहीं सीखता है। डायलॉग में अपने विद्यार्थियों को इंगेज करिए, उनकी इंक्वायरी को एनकरेज करिए कि वे आपसे प्रश्न पूछ सकें, उनको इतनी स्वतंत्रता दीजिए। उनके अनुभवों के बारे में उनसे जानिए, उनके अनुभवों का प्रयोग करिए। सब ब्लॉक तो नहीं पढ़ा सकता, थोड़े थोड़े ब्लॉक पढ़ा सकता हूं अभी जब तक इस समय, बाकी जैसे ये खुल जाएगा, कोविड-19 का असर कम होगा और आपके स्टडी सेंटर्स ओपन होंगे, वहां आपके सारे कोर्सेज के काउंसलिंग सेशंस होंगे, आप वहां जाएंगे। क्योंकि इस कोर्स को मैं कोऑर्डिनेट करता हूं, इसलिए मैं इस कोर्स को अभी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। असेस लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग थ्रू एप्लीकेशन एंड परफॉर्मेंस, ये एप्लीकेशन और परफॉर्मेंस के द्वारा अपने लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग को असेस करें। अंत में मैं यही कहूंगा कि बच्चा एक प्राकृतिक अध्येता है, एक नेचुरल लर्नर है, और नॉलेज इज द आउटकम ऑफ चाइल्ड्स ओन एक्टिविटी। बच्चे के अपने क्रियाकलापों का परिणाम ज्ञान है। नॉलेज इज एन एक्टिव मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। ज्ञान एक सकारात्मक निर्माण की प्रक्रिया है। लर्निंग एनवायरनमेंट फैसिलिटेट्स लर्निंग थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ज्ञान के निर्माण से लर्निंग एनवायरनमेंट, ज्ञान के निर्माण को, लर्निंग एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, और आप एक शिक्षक के नाते ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको अब कोई और प्रश्न पूछने हैं तो आप लोग वो प्रश्न पूछें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपनी बात समाप्त कर चुका हूं। और
थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर रहा हूं ताकि मैं आपके सामने आ सकूं और जो है आप लोग मुझे देख सकें। जी, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। अगर अब आप लोगों के कोई भी प्रश्न है तो आप लोग लगातार टाइप कर सकते हैं, मैं कुछ देर तक आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। समय तो हो गया है लेकिन 10-15 मिनट हम बात कर सकते हैं। जी बताएं, आप लोगों के जो भी प्रश्न है वे आप रख सकते हैं। नहीं मोनिका, ये थर्ड ब्लॉक नहीं, ये तो फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कंप्लीट हुआ है। अभी फर्स्ट ब्लॉक का फोर्थ यूनिट और सेकेंड ब्लॉक हम एक साथ लेंगे। फिर थर्ड ब्लॉक में ज्यादा जो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं तो उन पर हम फिर बात करेंगे। अब जब हम सैटरडे को 12 बजे मिलेंगे तब हम यूनिट 4 की बात करेंगे इसको ब्लॉक के, और उसके अलावा सैटरडे को दिन में 12 बजे हम मिलेंगे तब हम इस बीएस कोर्स के ब्लॉक 1 की यूनिट 4 और ब्लॉक 2 की शुरू की जो यूनिट्स हैं जहां पर लर्नर की हमने बात की है उन यूनिट्स पर हम बात करेंगे। जी, चिंतनशील डायरी बनाने की बात अनीता करेंगे, क्योंकि अभी चिंतनशील डायरी बनाने का समय नहीं आया है। जैसे आपके स्कूल खुलेंगे, आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी, उससे पहले हम चिंतनशील डायरी पर एक सत्र जरूर करेंगे। जी, यस विशाल, बीएड के लिए टीवी प्रोग्राम्स हैं, अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चैनल 32 टीचर एजुकेशन का जो चैनल आता है स्वयं प्रभा में, उसको आप देखें तो वहां आपको बहुत सारे वीडियो प्रोग्राम्स लगातार देखने को मिल सकते हैं। वो चैनल आता है 2032 चैनल पर टाटा स्काई में, वो सॉरी 2032 पर जी टीवी के डिश टीवी में, और बाकी MHRD 32 के नाम से आप DD डायरेक्ट में देख सकते हैं। या अगर आप मोबाइल में यूज करते हैं जियो टीवी ऐप, तो जियो टीवी ऐप में आप सर्च करें कैटेगरीज में जाकर एजुकेशनल, और वहां चैनल 32 सेलेक्ट करें तो चैनल 32 पर टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स आते हैं। सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर आप चैनल 32 टीचर एजुकेशन डालेंगे वहां मिलेंगे। लेकिन अपने कोर्स से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड जो वीडियो मैं लगातार आप लोगों की मदद के लिए बनाता हूं वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर अभी मिलेंगे, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी खुली नहीं है तो हम वहां जाकर अपलोड कर नहीं सकते, इसलिए मैंने अपने अकाउंट से जो अपना चैनल बनाया है, तो आप गौरव सिंह SOE आप सर्च करेंगे अगर यूट्यूब में तो वहां मेरा चैनल मिलेगा, उसमें लगभग 30-35 वीडियो मैंने इस दौरान बनाकर डाले हैं आपकी मदद के लिए, तो आप वहां से देख सकते हैं। अंकिता, हिंदी में मटेरियल ई ज्ञानकोश पर है, आप ई ज्ञानकोश की वेबसाइट पर जाइए www.eज्ञानकोश.ac.in, वहां सर्च करिए स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल में क्लिक करिए, अंडर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करिए, वहां अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट करिए, वहां करंट में जाइए, उसके बाद बीएड पर क्लिक करिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मटेरियल है, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी, अभी क्षितिज, गौरव सिंह SOE अगर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो सर्च हो जाएगा। देयर आर ऑलमोस्ट 32 और 30 वीडियोस, और हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी आपको हमारे कुछ कोर्स स्वयं प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, इसकी तैयारी चल रही है। हो सकता है कि आपके बीएड करते करते आपको बीएड के बहुत सारे कोर्स स्वयं पर मिले, हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि आप तक सारा मटेरियल पहुंच सके, और केवल आप तक ही नहीं, देश के सभी बीएड विद्यार्थियों तक हम पहुंच सके। यस अनीता, BES 124 की बुक्स हिंदी में नहीं है, क्योंकि उस कोर्स को जो प्लान किया गया, जो डिजाइन किया गया, तो ELT उसमें ध्यान में रखा गया, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, उसमें बहुत सारी चीजें वहां से ली गई हैं, इसलिए वो कोर्स इनिशियली इंग्लिश में बना था। कोशिश हो रही है कि उसको हिंदी में ट्रांसलेशन न करके उसका रूपांतरण किया जा सके। आपकी मदद के लिए अभी हमने हिंदी में उस पर वीडियो बनाने शुरू किए हैं। आज की डेट तक 20 वीडियो प्रोग्राम BES 124 में देश के लगभग 12 शिक्षकों की मदद से मैं बना चुका हूं, और वो यूट्यूब चैनल पर है। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी उनके लिंक भेजता हूं। जैसे ही पूरे 40 वीडियो हो जाएंगे, मैं यूनिट वाइज उनको ऑरेंज करके एक PDF फाइल आपको दूंगा, जिससे आप उस कोर्स के सारे वीडियो हिंदी में देख सकें। तो मटेरियल तब तक आपके पास इंग्लिश में होगा, वीडियो हिंदी में होंगे, तो आपको काफी मदद मिलेगी। शशांक शेखर, यस, क्वेश्चन सेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम एक काम करेंगे कि वेडनेसडे का जो 1.5 घंटे का सेशन होता है, आज तो 1 घंटे का ही सेशन है, उसमें 1 घंटे हम इसकी बात करेंगे, आधा घंटे हम केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो
आप अपने प्रश्न तैयार रखिएगा। वेडनेसडे को हम सॉरी सैटरडे को 12 बजे जब मिलेंगे अगले शनिवार को, तो 12 से 1 हम अपने कंटेंट को पूरा करेंगे और 1 से 1.5 आपके प्रश्न लेंगे जी। No, not on every page, Parul, you can write on cover page only. No need to write on every page. सूर्य प्रकाश माध्यम बदला जा सकता है, उसकी प्रक्रिया के लिए आप अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करें, रीजनल सेंटर आपको मदद करेगा। नहीं, फेसबुक लाइव के वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होते योगेश, लेकिन ये वीडियो फेसबुक पर अवेलेबल रहते हैं और मैं इनको डिलीट नहीं करता हूं। तो ये वीडियो जब ये फेसबुक लाइव खत्म हो जाएगा उसके बाद भी आप देख सकते हैं, ये वहां रहेगा। BES 1 to 4 के वीडियो देव कुमार मिलेंगे मेरे चैनल पर फिलहाल अभी, गौरव सिंह SOE के नाम से आप सर्च कर लीजिए, वहां मिल जाएंगे। प्रमोद कह रहे हैं सर प्लीज डिलीवर इन इंग्लिश, कुछ लोग कह रहे हैं सर प्लीज डिलीवर इन हिंदी। यही हमारी समस्या है। यदि मैं केवल अंग्रेजी में बात करूंगा तो मैं अपने 50% स्टूडेंट्स के साथ नहीं पहुंच पाऊंगा। यदि मैं केवल हिंदी में डिलीवर करूंगा तो भी मेरे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स रह जाएंगे, और दोनों भाषाओं में तो एक साथ नहीं बोल सकते। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूं कि पावर पॉइंट अंग्रेजी में रखूं और आपसे जो बात करूं वो मिक्स लैंग्वेज में करूं, ताकि आप थोड़ा थोड़ा दोनों को मदद कर पाए। यस रजनी, आपके बैच के लिए असाइनमेंट सबमिट करने की फिलहाल डेट 30 सितंबर है, इसलिए अभी कोई जल्दी नहीं है। ठीक, अब हम अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से धैर्य से सुना, प्रश्न पूछे, मेरे बहुत सारे गुरुजनों ने भी बीच बीच में मुझे देखा, मुझे आशीर्वाद दिया। सभी को मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद है कि आज का ये सत्र पिछले सत्र की तुलना में थोड़ा टेक्निकली ज्यादा साउंड रहा होगा। हम लोग ठीक 12 बजे शनिवार को मिलेंगे इस कोर्स की यूनिट 4 और यूनिट 5 जो ब्लॉक 2 में है उसके डिस्कशन के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।